हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे EMFT के बारे में और EMFT में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में और लॉरेंट्ज़ फोर्स के बारे में। दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। दोनों को ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ रिलेट कर पढ़ेंगे, जैसे कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एम्पेयर्स लॉ ऑफ फोर्स क्या होता है, उसे हम मैग्नेटोस्टैटिक्स में कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कंपेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इसका एनालॉगस टर्म देखा था कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स। ऐसे ही यहाँ पर अब हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और लॉरेंट्ज़ फोर्स का एनालॉगस टर्म क्या होगा, राइट और इसको कैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कंपेयर कर स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। व्हाट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, किसके एनालॉगस है ये। हमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करी थी, मैंने कूलम्स लॉ की बात करी थी, फिर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी थी। विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ मैं क्या निकाल सकती थी, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकती थी, राइट। आपको याद होगा कूलम्स लॉ की हेल्प से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। क्या करा था, फोर्स वॉज इक्वल टू QE, राइट। तो मैंने फोर्स को Q से डिवाइड कर दिया था और मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई थी, राइट। सो हेयर ऑल्सो हमारे पास फोर्स है, हमने फोर्स तो देख ही लिया था कैसे निकालते हैं इन द प्रीवियस वीडियो। अब हम देखेंगे कि फोर्स को किस टर्म से डिवाइड करना है कि हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आ जाए। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एनालॉगस टर्म हो जाएगा D, राइट। D was the electric flux density in the electrostatics। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के एनालॉगस टर्म है। और D कैसे निकलता था, D E से निकलता था, राइट। अब E निकलता था फोर्स से। तो बेसिकली हमें क्या करना है, फोर्स को डिवाइड करना है। फोर्स को किससे डिवाइड करेंगे, फोर्स को डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर आइडियल पैरामीटर से, क्योंकि वहाँ पर हम चार्ज से डिवाइड कर रहे थे और यहाँ पर चार्ज का इक्विवेलेंट पैरामीटर क्या है, आइडियल। तो जब हम फोर्स को आइडियल से डिवाइड कर देंगे, मेरे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आ जाएगा। क्या डिफ़िकल्ट था ये, मुझे तो नहीं लगता। सो एम्पेयर्स फोर्स लॉ जो हमें बताता था, वो बताता था कि कैसे वी कैन फाइंड आउट द एक्शन एट अ डिस्टेंस, राइट। अगर मेरे पास दो करंट कैरिंग एलिमेंट हैं, उससे किस पॉइंट पर कितना फोर्स आएगा, एक्शन के बारे में बताता था। कूलम लॉ के एनालॉगस था। कूलम लॉ से हमें मिलता था कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि डिस्क्राइब करता था इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड से ही हमें फोर्स फाइंड आउट कर लेते थे। तो कोई भी अगर एक चार्ज है, फोर्स का और इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस क्या था, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस ये था कि फोर्स हमेशा दो चार्ज पार्टिकल पे लगता था, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज की भी होती है। तो ऐसे ही अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करें, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हम एम्पेयर्स लॉ से निकाल सकते हैं। और ये भी मुझे देगा कि कैसे दो करंट कैरिंग एलिमेंट आपस में फोर्स अप्लाई करते हैं एक दूसरे के ऊपर। सो एम्पेयर्स लॉ इज गोइंग टू गिव मी एप्रोप्रिएट फील्ड। ये मुझे कुछ फील्ड बताने वाला है जो कि है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिससे हम करंट से जो कि फोर्स आ रहा है आपस में दो वायर्स का, वो निकाल सकते हैं। तो जो भी हमारे पास फील्ड आती है, फील्ड किस काम के लिए आती है, फील्ड अगर एक चार्ज की ज्यादा है एक चार्ज की कम है, तो कम वाले चार्ज कम फोर्स एक्सर्ट करेगा, ज्यादा फील्ड वाला चार्ज ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में भी जिस करंट की वजह से ज्यादा फील्ड जनरेट हो रही है, वो करंट एलिमेंट ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, फोर्स से डिफाइन करेंगे। F12 को कैसे डिफाइन करते थे, F12 को डिफाइन करते थे कंटूर इंटीग्रेशन C2 C1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, राइट, I1 dl1 क्रॉस I2 dl2 क्रॉस AR कैप अपॉन R12 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हम फोर्स को रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ पर अब मैंने क्या करा है, वहां पर मैं क्या करती थी, Q2 को अलग ले लेती थी। यहाँ पर मैं क्या करूंगी, कंटूर C2 इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C2 I2 dl2 को अलग ले लिया क्रॉस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, इसे इंटीग्रेशन से बाहर ले जाकर लिख दिया है। इंटीग्रेशन कंटूर इंटीग्रेशन ओवर C1 I1 dl1 क्रॉस AR12 कैप अपॉन R12 स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, जैसे वहां पर लिखते थे फोर्स Q इंटू E, यहाँ पर मैंने लिख दिया है फोर्स I dl
आई डी एल क्रॉस बी, राइट। तो यहाँ पर ये जो पैरामीटर हो जाएगा, ये पूरा पैरामीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, राइट। तो फोर्स इज रिप्रेजेंटेड एज I2dl2 इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर I2dl2 क्रॉस B12। अब B12 क्या हो जाएगा, B12 हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C1 I1dl1 क्रॉस AR12 कैप अपॉन R12 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हम कहाँ फाइंड करते थे, एट द लोकेशन ऑफ DL2 ड्यू टू I1 इन C1, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। अगर अब मैं एक कंडीशन ले लेती हूँ कि मेरे पास इन्फानाइटाइजिमल करंट एलिमेंट है, अगर हमने उसे मैग्नेटिक फील्ड में, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, मेरे पास कोई इन्फानाइटाइजिमल करंट एलिमेंट है। अब ये मैंने इन्फानाइटाइजिमल करंट एलिमेंट क्यों लिया है, मैंने देखा था जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट एलिमेंट के, राइट। अगर मेरा करंट एलिमेंट ज़्यादा होगा तो फील्ड ज़्यादा होएगी। अगर मेरा एलिमेंट इन्फानाइटाइजिमल है, ये जो इन्फानाइटाइजिमल एलिमेंट है, ये इस फील्ड के अंदर जाकर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं लाने वाला है। इस इन्फानाइटाइजिमल एलिमेंट की फील्ड बहुत कम होगी, जैसे इसकी फील्ड बहुत कम होगी, ये अगर बड़ी फील्ड में जाता है तो इसको कुछ इम्पैक्ट नहीं करने वाला। मेरे को यही कंडीशन लेनी थी जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रही थी। मैं टेस्ट चार्ज लेती थी, टेस्ट चार्ज जो मेन चार्ज था उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्फ्लुएंस नहीं करता था। ऐसे ही हम यहाँ पर टेस्ट चार्ज की जगह इन्फानाइटाइजिमल करंट एलिमेंट लेते हैं, जिससे कि मेन फील्ड डिस्टर्ब ना हो। तो अगर मेरे पास कोई इन्फानाइटाइजिमल करंट एलिमेंट है IDL, एंड अगर मैं उसे इमर्स कर देती हूँ इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B, राइट, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में मैंने इसे इमर्स करा, तो अब क्या होगा, इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा। अब फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, DF विल बी इक्वल टू IDL क्रॉस B। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो ली है, ये हमने ऐसे कंसीडर करिए कि जो इन्फानाइटाइजिमल एलिमेंट की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है उसने B को कुछ भी चेंज नहीं करा, राइट। तो DF स्मॉल फोर्स क्या हो जाएगा, IDL क्रॉस B। अब मैं इन्फानाइटाइजिमल एलिमेंट की जगह अगर पूरे एलिमेंट पर फोर्स निकालूं तो उसे F से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हो जाएगा I कंटूर इंटीग्रेशन ऑफ DL क्रॉस B, राइट। तो ये हो जाएगा मेरा टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द C सर्किट हैविंग करंट I इमर्ज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B। तो हमें इसको रिमेंबर करना है, तो कैसे याद कर सकते हैं, टोटल लेंथ अगर मैंने IL ले ली, टोटल लेंथ अगर मैंने कैपिटल L ले ली, तो ये हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू I कैपिटल L क्रॉस B। सो इसको आप रीअरेंज कर देखें तो ये बिल बनता है BIL। सो क्रॉस प्रोडक्ट की लोकेशन मत भूल जाना। सो फोर्स इज IL क्रॉस B, राइट। सो ये हो गया हमारा टोटल मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स। अब अगर मेरे पास मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज की कुछ वेलोसिटी गिवन है, तो वेलोसिटी की वजह से मैं कैसे फोर्स निकाल सकती हूँ। अभी तो मैंने फोर्स देखा था, फोर्स क्या था, IDL क्रॉस B, राइट। सो यहाँ पर अब मैं I को कैसे लिख सकती हूँ, लेट सपोज मेरे पास ये चार्ज है Q जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर। सो अब जो I हो जाएगा, I को कैसे लिख सकते हैं, I इज DQ अपॉन DT, राइट, मल्टीप्लाइड विद DL क्रॉस B। अब यहाँ पर DQ तो है नहीं, यहाँ पर तो पॉइंट चार्ज Q ही है, तो फोर्स को क्या लिखा, Q अपॉन DT इंटू DL क्रॉस B, राइट। तो अब मैं क्या करूंगी, इस dt को dl के नीचे ले आऊंगी, सो q dl अपॉन dt क्रॉस b। dl अपॉन dt क्या होता है, v। सो फोर्स हो जाएगा, फोर्स यहाँ क्या था, q dl अपॉन dt क्रॉस b, तो यहाँ हो जाएगा फोर्स q v क्रॉस b, राइट। सो क्यू वी क्रॉस बी हो जाएगा मेरा फोर्स। dl अपॉन dt को मैंने किससे इक्वेट करा है, dl अपॉन dt को मैंने v से इक्वेट करा है, और idl को किससे इक्वेट करा है, qv से इक्वेट करा है। idl हटकर यहाँ पर qv हो गया, qv क्रॉस b हो जाएगा मेरा मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स, राइट। जब भी मेरे पास एक मूविंग चार्ज गिवन होगा, उसकी वेलोसिटी गिवन होगी, वेलोसिटी हमें चाहिए, हमें चार्ज की वैल्यू चाहिए, q की वैल्यू चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। इफ b इज गिवन, q इज गिवन, v इज गिवन, तो हम fm निकाल सकते हैं। fm हो जाएगा q v क्रॉस b,
राइट। अब कुछ लोगों को डाउट हो जाता है कि आई डी एल क्रॉस बी और क्यू वी क्रॉस बी सेम है। यस, ये सेम है। देखो आपने इसी इक्वेशन से ही क्यू वी क्रॉस बी कंप्यूट करा है। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू हैज द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। जो ये फोर्स जनरेट होगा इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी टू बोथ वी एंड बी, राइट। वी से और बी से, दोनों से परपेंडिकुलर होगी फोर्स की डायरेक्शन। कमिंग टू द लॉरेंट्ज फोर्स, तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर ना करूँ, मैं कंसीडर करूँ कि अब यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, राइट। मैंने पिछले केस में क्या कंसीडर करा था कि यहाँ पर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है और एक चार्ज मूविंग है, बट अब मैं क्या कंसीडर कर रही हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो टोटल फोर्स क्या होगा? जो टोटल फोर्स होगा वो होगा लॉरेंट्ज फोर्स। सो पॉइंट चार्ज इफ इट इज प्रेजेंट इन अ रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड are there, so it will be existing a total force. total force क्या हो जाएगा? force due to electric field plus force due to magnetic field. electric field की वजह से force क्या होता है? QE, right? अगर E electric field है तो force हो जाएगा QE. force due to magnetic field क्या था? वो तो हमने अभी पढ़ा है, QV क्रॉस B, राइट। तो यहाँ से अगर हम Q कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? QE प्लस V क्रॉस B, राइट। और ये इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशन है, ये हमें बता रही है कि कैसे हम टोटल फोर्स निकाल सकते हैं। दिस इक्वेशन इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन सिस्टम, जैसे कि कैथोड रे ट्यूब। इन द कैथोड रे ट्यूब वी कैन फाइंड आउट कि कैसे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफ्लेक्ट करेंगे इनसाइड इट, राइट। अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को मेजर करने की यूनिट है वो है टेस्ला। टेस्ला कैसे फाइंड आउट करेंगे? एफ एम क्या था? एफ एम था क्यू वी क्रॉस बी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट निकालनी है तो क्यू वी को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। एफ एम की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, राइट। वी की यूनिट क्या होती है? वी की होती है मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखा मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड न्यूमरेटर में चला गया, राइट। चार्ज डिनोमिनेटर में जाएगा, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर? कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। ये तो होता है करंट, करंट की यूनिट होती है एम्पेयर। सो न्यूटन अपॉन एम्पेयर मीटर हो गई मेरी टेस्ला। सो टेस्ला को ही हम कैसे लिख सकते हैं? न्यूटन पर एम्पेयर मीटर। अगर मेरे पास वोल्ट में रिप्रेजेंटेशन है तो मेरे को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वोल्ट पर मीटर, राइट। तो टेस्ला को कैसे लिख देंगे? टेस्ला हो जाएगा वोल्ट सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गई मेरी दो रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेस्ला। टेस्ला एक यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, जिसको आइदर हम न्यूटन पर एम्पेयर मीटर लिख सकते हैं या फिर वोल्ट सेकंड पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। टेस्ला बहुत बड़ी यूनिट होती है, मतलब अगर मैं पूरे अर्थ की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करूं टेस्ला में, तो पूरे अर्थ की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगी 0.00005 टेस्ला। तो आप देख रहे हैं पूरे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने कंसीडर करी तो ये इतनी छोटी है। टेस्ला इज अ वेरी बिग यूनिट। तो हम क्या करते हैं, अगर टेस्ला में ही मेजर करना है तो 10⁻⁻⁵, -6, -7 ऐसा पैरामीटर रहेगा, या फिर हम गॉस में मेजर करते हैं, जो आउटपुट आएगा वो गॉस में आएगा। कमिंग टू सम ऑब्जर्वेशंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। लॉरेंट्ज फोर्स जब भी आप पढ़ लेते हैं उससे कुछ ऑब्जर्वेशंस आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, जब मेरा V 0 हो जाएगा तो फोर्स क्या होएगा? फोर्स क्या था? Q V क्रॉस B। तो जब V 0 है तो फोर्स 0 हो जाएगा। तो जब भी मेरे पास स्टैटिक चार्ज है तो इसकी वजह से जो मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स है वो 0 हो जाएगा। अब सेकंड कंडीशन, जब V है पैरेलल टू B, तो जब V पैरेलल टू B है, V क्रॉस B क्या होगा? पैरेलल वेक्टर्स के लिए क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है, राइट। तो पैरेलल वेक्टर्स हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। V क्रॉस B क्या होता है? VB साइन थीटा। तो VB साइन ऑफ 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो FM अगेन 0। तो या तो अगर स्टैटिक चार्ज है या चार्ज की जो वेलोसिटी है वो पैरेलल डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से, तो भी हमारा फोर्स मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स 0 रहेगा। ये दोनों कंसीडरेशंस आपको कंसीडर करनी है। अब जो आउटपुट डायरेक्शन रहेगी, जो फोर्स की जो डायरेक्शन रहेगी, इट शुड बी नॉर्मल टू V एंड B, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट की जो आउटपुट की डायरेक्शन होती है वो दोनों डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर होती है। तो V के भी परपेंडिकुलर होगा फोर्स, B के भी परपेंडिकुलर होगा। तो अगर मैं फोर्स का डॉट प्रोडक्ट लूँ V के साथ, F इज परपेंडिकुलर टू V, तो अगर फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लूँ तो वो क्या हो जाएगा? F डॉट V क्या हो जाएगा? FV cos ऑफ 90,
राइट, इन दोनों के बीच का एंगल तो 90 है, एफ वी कॉस ऑफ 90 क्या हो जाएगा, 0, सो एफ डॉट वी 0 हो जाएगा। अब एफ डॉट वी को कैसे लिख सकते हैं, एफ डॉट डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0, तो ये डी टी को इधर ले जाएं तो एफ डी एस 0 हो जाएगा, मतलब फोर्स मल्टीप्लाइड विद द चेंज इन डिस्टेंस इज 0, जो कि होता है वर्क डन। तो मैग्नेटिक फोर्स विल नेवर डू एनी काइंड ऑफ वर्क, फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज माय वर्क डन। सो जब भी मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रही हूँ वो कभी भी कुछ भी वर्क डन नहीं करेगा। अब आ जाते हैं काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। काइनेटिक एनर्जी कभी चेंज ही नहीं करेगी। अब ये कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, राइट। ये हियर वी डोंट हैव एनीथिंग, राइट, सो फोर्स है मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को कैसे लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं dv बाय dt, राइट, dv बाय dt को कैसे लिख सकते हैं, v डॉट। तो हमने फोर्स को कैसे लिखा, mv डॉट, राइट, तो mv डॉट क्या था, qv क्रॉस b, राइट। सो मेरे को पता है अगर मैं फोर्स का डॉट प्रोडक्ट करूं वेलोसिटी के साथ, ये 0 होने वाला है, तो एम वी डॉट का डॉट प्रोडक्ट करा v के साथ तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ डी बाई डी टी ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। आप करके देखिए, इसका डिफ्रेंसिएशन निकालिए, आपको एम वी डॉट डॉट वी ही मिलेगा, राइट। तो हाफ एम वी स्क्वायर का क्या डिफ्रेंसिएशन होता है, हाफ इंटू 2 एम वी डिवाइड मल्टीप्लाइड विद डी वी बाई डी टी, राइट। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एम वी डॉट वी डॉट, सो एम वी डॉट डॉट वी। तो ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट तो क्यूमुलेटिव होता है, तो यहाँ पर एम वी डॉट डॉट v इज इक्वल टू 0, विच मीन्स d बाई डी टी ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर इज 0, विच मीन्स अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर कांस्टेंट, विच मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज नॉट गोइंग टू चेंज, काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। हाफ एम वी स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी जो कि कांस्टेंट है अगर मैं मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स की बात करती हूँ। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ v शुड बी कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा ऑब्वियसली एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, तब हम लॉरेंट्स फोर्स नहीं निकाल सकते। सो आई होप आपको सारी ऑब्जर्वेशंस अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।